हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। इस विकट परिस्थिति में आपको अपनी शिक्षा को मजबूत बनाना है। आप बहुत ही वैसे पीरियड के विद्यार्थी हैं जिसे सदा लोग याद रखेंगे कि इनकी पढ़ाई के समय सभी स्कूल कोचिंग बंद हुआ करते थे, फिर भी अपनी मेहनत के जरिए सेल्फ स्टडी से ये मुकाम हासिल की है, ये पढ़ाई पूरी की है। इसलिए आपको जो है सदैव आपकी शिक्षा पर गर्व किया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप घर पर सेल्फ स्टडी करें, खूब पढ़ें। आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। कारण कि पिछले वर्ष जैसे बहुत दिनों तक, साल भर तक लॉकडाउन लगा रह गया, लोगों को लग रहा था कि ये 1 महीना 15 दिन में खुल जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इस वर्ष भी आपको ये नहीं सोच के चलना है कि हम पास हो जाएंगे और हमारी क्लासें खुल जाएंगी। तो इसलिए आपको जो है अपनी शिक्षा को बनाए रखने के लिए कंटिन्यूअस आपको पढ़ते रहना जरूरी है। नहीं तो अगर आप बीच में ड्रॉप करते हैं तो नहीं हो पाएगा। सरकार की पूरी मंशा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अंदर से खोखला हो। सर्टिफिकेट तो बच्चे को मिल जाए, लेकिन उनके पास नॉलेज न हो, ताकि कोई जॉब की मांग न कर सके। आप देख रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड जैसे बोर्ड जो है 10th क्लास और 12th क्लास को प्रमोट कर दी है। उन्हें पास का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो क्या आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वे बच्चे जो बिना पढ़े सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें, कंपटीशन एग्ज़ाम में सक्सेस हो पाएंगे? नहीं। अगर वे सर्टिफिकेट केवल लिए हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर उनके पास नॉलेज नहीं हो तो आप निश्चित रूप से मान लें कि वे कंपटीशन एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और सरकार भी यही चाहती है कि कंपटीशन में बच्चे लोग भाग कम से कम लें। इसलिए आपको बेहतर बनने के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना बहुत आवश्यक है। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं भी इस दिशा में छोटा सा एक कदम उठाया हूँ कि सभी को फ्री में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊँ यूट्यूब के माध्यम से। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा जॉब मस्ती इस प्रकार से लिखिए ताकि आ जाए। SHIKSHAJOBMASTI शिक्षा जॉब मस्ती। और भी शिक्षा के बाद कोई स्पेस नहीं है, जॉब के बाद भी स्पेस नहीं है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो इस चैनल को जब आप सर्च करोगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा और आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और आपको डेली 9th 10th और 8th क्लास के साइंस और मैथ के एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभी टेलीग्राम चैनल क्रिएट नहीं हुआ है। यदि आप चाहें कि इसका PDF मैं आपको दूं तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करें कि मुझे चाहिए, और इसके बाद मैं अपना टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिस पे आप लोगों को इस क्लास की सारी PDF भी मिल जाएगी। और ऐसे तो वीडियो में हर चीज़ का डिस्क्राइब करूँगा ही। तो चलिए, आज जो है पहला वीडियो 10th क्लास के है, जिसमें ऐसे तो मैं यूट्यूब पे पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये लेकिन लॉकडाउन का पहला क्लास है, ये सेकेंड लॉकडाउन जो लगा है ये पहला क्लास है, इसलिए आप जो यहाँ से देखिए बहुत ही आपको समझ में आएगा। देखिए, इस चैप्टर के हम लोग आज साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है 10th क्लास का। क्या है? 10th क्लास साइंस फर्स्ट चैप्टर। इसमें जो है पहले कुछ क्लासों में इसके बारे में कुछ अध्ययन कर चुके हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है,
कंकाली समीकरण क्या है, कैसे संतुलित करते हैं, बहुत सारे उदाहरण हम लोग देख चुके हैं पिछले कक्षाओं में, पिछले जो है क्लासों में। आज जो है हम लोग अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, अभिक्रिया जो है किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यकता है, ये सारी विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो टाइम को नहीं गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होता है। तो देखिए लिखा हुआ है बोर्ड पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जिस प्रकार से बोर्ड पे लिखा हुआ है आप अपनी नोट कॉपी में इसी प्रकार से नोट डाउन करते चलेंगे। अगर आप नोट नहीं करिएगा तो वीडियो देखने की कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप अगर 10th क्लास के हैं स्टूडेंट्स तो आपको चाहिए कि एक पेन और पेपर लेकर बैठे, जिससे जो है आप इसे नोट डाउन करते चलें। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, हमारे साथ और बच्चे बैठे हुए हैं, इस प्रकार से फील होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इसके अगले वीडियो में हम इसको पहले चर्चा कर पाएंगे। देखिए तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपको भी अपने नोट कॉपी में लिखना चाहिए। जैसे सबसे पहला प्रकार क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखो अभिक्रिया जो होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न जो है टाइप की होती है। तो हम लोग देखेंगे पहला अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या है इसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। आप मैथ में भी पढ़ते हैं, बहुत सारी जानते हैं कि जो है संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, फिर से एक बार, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए और बी दो ठे अभिकारक है और ए जो आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। देखिए ए और बी मिलकर के दो यौगिक बनाया और एक यौगिक जो है एक उत्पाद बनाया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया का अगर हम लोग देखिए तो इसके लिए जो है ऊष्मा देने की भी आवश्यकता होती है। कई सारे अभिक्रियाएं होती है जिसमें क्या करने की आवश्यकता होता है, तो ऊष्मा देने की आवश्यकता होता है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा देना पड़ता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया में ही हमको पढ़ना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ये देखिए खास करके संयोजन अभिक्रिया में होता है तो इसलिए इसमें ही इसको हम पढ़ लेते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा देते हैं तो अभिक्रिया होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सॉरी जो है मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, और जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा हम बोर्ड पे लिखते हैं, उसे देख करके आप लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
कहते हैं। चलिए और जो है इसका नोट कर लेंगे आप लोग, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आप जो है कंठस्थ कर लीजिए कि इसमें ऊष्मा क्या होता है, निकलता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण की हम लोग चर्चा करें तो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो आग जलता है। आग जलता है तो उसके फलस्वरूप जो है ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ऊष्मा निकलता है। आप देखेंगे कोयला को जलाइएगा तो कोयला को जलाने के बाद तो कोयला ऐसे नहीं जलता, उसके जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसका प्रयोग आप ईंधन को जलाने के लिए जो है ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है, आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अभिक्रिया होता है, तो अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ऊष्मा निकलता है, इसलिए इसको हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। उसी प्रकार से और आप देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए मीथेन का सूत्र है CH4, यह मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल का उसमें रूप में ही जो है गैसीय रूप में ही निकलता है और ऊष्मा निकलता है। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा निकल रहा है। उसी प्रकार से आप श्वसन को भी देख सकते हैं, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन होता क्या है कि जैसे हम खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये आप देख सकते हैं वही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है और ऊष्मा निकलता है। तो इस अभिक्रिया के दौरान भी ऊष्मा निकलता है, इसलिए श्वसन को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो आपको ये प्रश्न आप अपने कॉपी में नोट करके भी लिख सकते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर कि श्वसन के दौरान जो है ऊष्मा निकलता है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और अगर इसकी नोट्स का PDF चाहेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं है, प्लीज़ आप अगर कमेंट करें कि हमें इसकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा और उस पर सारी नोट्स का जो है वीडियो नोट्स उपलब्ध करा दूँगा। अब देखिए आगे हम लोग दूसरा का अभिक्रिया पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या है तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद अभिकारक, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप नोट करके लिखेंगे, नोट नहीं वियोजन अभिक्रिया लिखेंगे और अपने कॉपी में डैश लिखेंगे और लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए एक बड़ा क्या है, अभिकारक है। यहाँ आप समझते हैं कि तीर के निशान के इधर को अभिकारक बोलते हैं, इधर को उत्पाद बोलते हैं। तो ये भी एक मान लो कि एक बड़ा अभिकारक है। अब जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के बाद जो है ए अलग हो जाता है और बी अलग हो जाता है, यानी कि टूट करके एक बड़ा अभिकारक, एक बड़ा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो आप जैसे पहला उदाहरण देखेंगे, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या हुआ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी वियोजन अभिक्रिया अगर हम लोग बात करें, वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसे वियोजित करने के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऊष्मा देना पड़ता है, तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे, या वैसी वियोजन अभिक्रिया, इसकी लिखेंगे यहाँ पर वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसे वियोजित करने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक फेरस सल्फेट का जो है हरा रंग का एक फेरस सल्फेट होता है, ठोस अवस्था में है, इसका मतलब ठोस अवस्था में। जब इसे गर्म किया जाता है तो गर्म करने के फलस्वरूप होता क्या है, यहाँ पर जो है फेरिक ऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये भी एक ठोस अवस्था में है, जिसका कलर बदल जाता है, हरा से क्या हो जाता है, भूरा लाल रंग का बन जाता है। SO2 गैस बनता है, SO3 गैस बनता है। तो इसको जो ये तोड़ने के लिए देखो 3 थे उत्पाद इसमें बनेगा, यानी 2 से अधिक उत्पाद बन जाता है, तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस ऊष्मा देना पड़ा, इसलिए उसमें वियोजन अभिक्रिया इसे कहेंगे। अब अगले जो है इसी वियोजन अभिक्रिया का अगला टाइप क्या होता है, अगला टाइप नहीं, दूसरा उदाहरण हम पहले देख लेते तब टाइप देखेंगे। जैसे देखो CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक बड़ा उत्पाद अभिकारक है, एक बड़ा जो है यौगिक है। इसको जब गर्म किया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, तो ये टूट करके जो है बिना बूझा चूना बन जाता है और CO2 गैस निकलता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको जो है ऊष्मा देना पड़ता है, वियोजन कराने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, उसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे आगे कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन जिस प्रकार से हुआ उसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसे वियोजित करने के लिए, अभिकारक जो होगा उसको वियोजित करने के लिए हमें ऊष्मा, उसमें हमें विद्युत देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया। आप उदाहरण देखते हैं पहले। देखो मान लो क्या हम लोग दूसरा का वियोजन अभिक्रिया का दूसरा टाइप क्या है, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? आप लिख सकते हैं डैश करने के बाद लिखना, वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए, जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए जो है विद्युत प्रवाहित करना पड़ता है, उसे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम लोग बात करें, जैसे मेरे पास H2O अगर है, हमारे पास क्या H2O है, और H2O से हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना होगा। जिस सॉल्यूशन, जिस बर्तन होगा उसमें हमें जल ले लेंगे, और जल लेने के बाद उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वह जो है वियोजित हो जाता है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इसे हम लोग संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इधर तो नहीं है इसलिए 2 लगा देते हैं, तो 4 हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया समझ गया कि वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसे अभिकारक को वियोजित करने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करना होता है, उसे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया का ही एक अलग टाइप है, तीसरा टाइप है
प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तीसरा क्या है, चलिए इसे मिटा करके ही लिखते हैं। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया के बाद एक तीसरा है क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं डैश करने के बाद कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, या लिखिएगा वैसी वियोजन अभिक्रिया, बहुत बेस्ट होगा, ऐसे लिखेंगे वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए प्रकाश देना पड़ता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखना पड़ता है उसे, तो उसे बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, फिर से एक बार समझते हैं कि वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित होने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे, फिर से एक बार सुनिए और आप इसे नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो सुनने से आप बहुत कुछ सीख जाओगे, नहीं, जब तक आप नोट नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ कहीं होने वाला नहीं है। तो क्या लिखना होगा, वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित होने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ये हो गया। जैसे उदाहरण अगर हम लोग बात करें तो उदाहरण लिख लें, आप लिख लेना अपने कॉपी में। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड है ठोस अवस्था। अब यहाँ पे इसको ना वियोजित करने के लिए आपको क्या की आवश्यकता होता है, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होता है, तब यह वियोजित होता है। किसमें होता है, तो सिल्वर में होता है और क्लोरीन गैस में होता है। अब इसको जो है संतुलित कर लेते हैं। ये देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड एक बड़ा यौगिक है। यह जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, टूटता है, दो यौगिक बनाता है, इसलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजित करने के लिए सूर्य की प्रकाश देना पड़ा, इसलिए जो है ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। देखिए बगल में बहुत सारा लोग रहते हैं, उन्हीं का आवाज़ आ रहा है, तो अगले बार से हो सकता है ना आए, बोलना पड़ेगा। चलिए अब जो है, अब समझ चुके होंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए इस वियोजन में क्या करना पड़ता है, हमें ऊष्मा देना पड़ता है, प्रकाश के रूप में, विद्युत के रूप में और जो है ऊष्मा के रूप में। तो इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया जो है एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अगर आप अपनी कॉपी में, अब आपको क्या लिखना होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आपको क्या लिखना होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या लिखना होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या लिखना होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्मा क्षेपी अलग होता है, ऊष्मा शोषी अलग होता है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो क्या होता है, तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी इसकी परिभाषा लिख देते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा देना पड़ता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
आप देखिए बहुत सारे उदाहरण, अभी जितने उदाहरण देखें उसमें सभी में ऊष्मा देना पड़ता है, जैसे प्रकाश के रूप में, विद्युत के रूप में, या ऐसे ऊष्मा देना पड़ता था, गर्म करना पड़ता था। तो उस ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वही आप उदाहरण लिख सकते हैं जो ऊपर अभी उदाहरण बता रहे थे। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया समझ में आ गया, ऊष्मा क्षेपी भी आ गया। अब परीक्षा में ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी में अंतर लिखने के लिए आपको आएगा, अंतर लिखिए। तो कैसे अंतर लिखेंगे, तो लिखिए ऐसे प्रश्न आप करके लिखेंगे कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर लिखें। तो क्या अंतर कैसे लिखना है, तो आप लिखेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। पहले लिखेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और डैश देंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे और एक दो उदाहरण लिखेंगे। इसके बाद उसी प्रकार से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया लिखेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे और एक दो उसका उदाहरण देंगे। बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक यहाँ से और प्रश्न आता है, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। एक क्या प्रश्न आता है, उस प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लेना। इसके बाद हम लोग अभिक्रिया के प्रकार में आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। पहले प्रश्न लिखना, क्या लिखना प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। अब इसका आंसर लिखेंगे नीचे, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखा, ऊपर से देख करके अपने नोट कॉपी में ऊपर जो लिखे, जैसे मान लो कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, ऊष्मा जब निकलता है। तो एक देखिए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखेंगे, क्या वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लेंगे, CaCO3 को जब गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, CaO + CO2 बन जाता है। तो ये दो उदाहरण भी लिख लेंगे तो जाकर के आपका जो है कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हो गया, और इस प्रकार से आपको नंबर दिया जाएगा और आपको नॉलेज भी, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग अगले अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आप पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। अब जो है तीसरा अभिक्रिया के प्रकार के हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा अभिक्रिया का प्रकार कौन होता है, जानते हैं। तीसरा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तीसरा कौन सा अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा हम लोग पहले लिखेंगे। आप अपने कॉपी में डैश देंगे विस्थापन अभिक्रिया लेकर के, आप अपने कॉपी में लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया और डैश देंगे। इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया आपको नोट डाउन करना ही होगा, अगर नहीं करोगे तो वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के आयन को विस्थापित कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, फिर से लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के आयन या यौगिक को उसे घोल से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लिए होंगे आप, फिर से सुन लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया डैश देंगे और लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के आयन या यौगिक को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे अब एक उसका उदाहरण लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया का। क्या उदाहरण लिखेंगे? जैसे मान लो कि आयरन है प्लस हमारे पास CuSO4 है, CuSO4 है, एक क्या है, एक क्यू के रूप में CuSO4 का घोल है हमारे पास, ठीक है। इस थोड़ा सा अब इसको जब मान लो कि एक बर्तन है और इस बर्तन में CuSO4 है, क्या है, CuSO4 का विलयन लिया हुआ है। अब जो है इसमें हम ऊपर से क्या डालते हैं कि आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा डालते हैं। तब आयरन जब डालते हैं तो ये इसमें अभिक्रिया होगा और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, एक घोल होगा और Cu जो है ऐसे टुकड़ा टुकड़ा जो क्रिस्टल के रूप में पेना में बैठ जाएगा और FeSO4 जो है FeSO4 जो है इसमें घोल में तैरने लगेगा, यानी कि अभिक्रिया होगा और अभिक्रिया के फलस्वरूप FeSO4 बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा एक क्यू के रूप में और Cu ठोस के रूप में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या विस्थापित हो गया, तो कॉपर घोल से विस्थापित हो गया। आप देखिए कॉपर अलग हो गया, विलयन से कॉपर का हो गया, अलग हो गया। इसे ही हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि कम क्रियाशील। देखिए यहाँ पे कॉपर जो है ना आयरन से कम क्रियाशील है, आयरन अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर कम क्रियाशील होता है। तो इसलिए आयरन जो है कॉपर के विलयन को क्या कर दिया, कॉपर को विलयन से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। देखिए विलयन से क्या कर दिया, विस्थापित, कॉपर अलग हो गया, विलयन से कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, फिर से आप सुन लो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु या तत्व लिखो जो कम क्रियाशील तत्व या यौगिक को जो क्या करता है, विस्थापित कर देता है, घोल से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर के विलयन को आयरन क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, कॉपर अलग हो गया और घोल में आयरन घुल गया। समझ चुके होंगे आप लोग विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया जो है ना दो प्रकार के होता है। विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है, ये जो विस्थापन अभिक्रिया होता है दो प्रकार के होता है, एक एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप ये देखेंगे तो एकल विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या हुआ कि कॉपर का केवल विस्थापन हुआ है, यानी कि ऐसे A प्लस BC होता है तो होता क्या है AC प्लस B हो जाता है। ये देखिए इसका आयन जो है ना B वाला आयन A के पास चला गया तो इसलिए एकल विस्थापन हो गया। अब एक होता है दूसरा का क्या होता है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन होता है अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया अगर क्या होता है इसकी चर्चा करें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इसकी चर्चा करें तो जैसे होता है AB प्लस CD, समझिए इसका भी A का भी आयन है और C का भी आयन है। अब दोनों एक दूसरे के आयन का क्या करता है स्थानांतरित हो जाता है। A देखिए A का आयन B है और C का आयन D है, तो C वाला आयन जो है ना A के पास चला जाता है और A वाला आयन B जो है C के पास चला जाता है। तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर पूछा जाएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है तो आपको बताना होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का स्थानांतरण जो है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन क्या होते हैं आपस में स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयन विस्थापित होता है, जैसे देखो A का आयन B है और C का आयन D है। अब अभिक्रिया होता है तो A का आयन जो A का आयन B था उसी के पास चला गया और जो C का आयन D था A के पास चला गया, इसको बोलेंगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब जो है
जैसे इसके उदाहरण की अगर और बात कर लेते हैं, जनरली उदाहरण तो ये देना है, और अलग से इस उदाहरण की बात करें तो जैसे Na2SO4 Na2SO4 एक ही का रूप में है, प्लस BaCl2 AQ का रूप में, AQ का रूप में। अब ये अभिक्रिया हुआ तो BaSO4 बन गया प्लस NaCl बन गया। इसको संतुलित कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर इसका आयन, सोडियम का आयन यहाँ सल्फर का घोल है और इसका क्लोरीन है, ठीक है। अब इसका आयन इसके पास अभिक्रिया के फल से देखिए, बेरियम के पास जो है ना सल्फर चला गया, और बेरियम के पास सल्फर चला गया और सोडियम के पास क्लोरीन चला गया। तो क्या हुआ, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया और एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए एक और अभिक्रिया का प्रकार होता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं, ये अभिक्रिया समझ चुके होंगे। पांचवा क्या है, या जो भी आपका नंबर होगा, तीसरा चौथा, ठीक है। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन। तो उपचयन और अपचयन की हम लोग बात कर रहे थे कि अभिक्रिया का प्रकार में अगला हमको पढ़ना है उपचयन और अपचयन। तो सबसे पहले आप लोग उपचयन लिखेंगे, उपचयन समझेंगे कि उपचयन क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, और लिखने के बाद डैश देंगे। क्या लिखना है, लिख लिया आप उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद अपने कॉपी में डैश दीजिए और लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया। लिखना है सभी लोगों को, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लिखिएगा, क्या लिखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया परिभाषा। आप इसे लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो क्या बन रहा है, CO2। तो यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन क्या होता है, वृद्धि होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है कुल मिलाकर के। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया, तो कार्बन का क्या हुआ यहाँ पर, तो उपचयन हुआ। कार्बन का क्या हुआ, तो उपचयन हुआ। और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे Cu+O2। अब इस आपस में अभिक्रिया के क्या बनाते हैं, CuO बना लेता है। तो इसमें भी आप देखिए तो क्या हो गया, ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कॉपर का क्या हुआ, उपचयन हो गया। यानी कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन, और हाइड्रोजन हटता है तो भी उपचयन होता है। जैसे कि अगर हम लोग और बात कर लेते हैं,
अब हम लोग बात करते हैं जो है उपचयन समझ गए, अब अपचयन की बात करते हैं। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया की अगर हम लोग चर्चा करें तो आप जो है लिख करके बैठ देंगे। लिखना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी एवं हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या अपचयन अभिक्रिया होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है। पहले वाला में देखेंगे इसमें क्या होता है उपचयन में, तो उपचयन में तो ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन में क्या होता है हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। इसमें क्या होता है हाइड्रोजन की कमी और इसमें इसमें क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होता है। आपको उपचयन और अपचयन में अंतर लिखने के लिए आएगा, तो अंतर क्या है कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि अपचयन और अपचयन में निम्नलिखित अंतर है, और इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। दूसरा का अंतर लिखेंगे इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। और क्या लिखेंगे, एक उदाहरण इसका देंगे और एक उदाहरण इसका देंगे, बस हो गया आपको कंप्लीट। जैसे अपचयन का उदाहरण दे देते हैं, जैसे देखो अपचयन का उदाहरण हम लोग बात कर लेते हैं। क्या उदाहरण है, जैसे कि मान लो CuO + H2, ये जो है ऊष्मा दिया जाता है, तो Cu + H2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन हटा तो यानी कि ऑक्सीजन में कमी हो गई, ये क्या हो गया अपचयन हो गया, क्या हो गया अपचयन हो गया, कॉपर का क्या हुआ अपचयन हो गया। अब उसी प्रकार से हाइड्रोजन के साथ देखो ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया उपचयन हो गया, ये क्या हो गया उपचयन हो गया। तो ये तो इसमें तो दोनों उदाहरण हो गया, उपचयन का भी और अपचयन का। तो जो देखो अब इसी के आधार पर ना एक और अभिक्रिया होता है रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो आप अपने कॉपी में लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो ये समझ लेना सब कि जो है कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया फिर उसके अपचयन हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जुड़ गया फिर उसका उपचयन हो गया। अब आप देखेंगे एक क्या होगा, जिस अभिक्रिया में दोनों बातें हो जाती है, उपचयन भी हो जाती है और अपचयन भी हो जाती है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या आपका बच्चा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला लिखेंगे आप ऐसे दे करके रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे आप लोग कैसे करके, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर से आप लोग लिखें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फिर से उदाहरण CuO + H2, उदाहरण लिखना होगा सबको। ऊष्मा दिया जाता है तो बन जाता है Cu + H2। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन है
और ऑक्सीजन इससे हट करके हो गया, तो हट गया तो ये हो गया ऑक्सीजन हट गया तो ये हो गया अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इससे जुट गया, ये हो गया उपचयन। अपना कॉपी में बना लेंगे इसको और लिख लेंगे कि ये देखिए उपचयन हो रहा है और यह अपचयन हो रहा है। तो उपचयन और अपचयन दोनों होता है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए ये जो है समझ चुके होंगे। अब हम लोगों को क्या समझना है? तो ये जो अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के प्रकार समाप्त हो गए। ठीक है, इतने ही अभिक्रिया का प्रकार होता है। जितने भी हम बताएं वो आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है। अब उपचयन और अपचयन का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, उपचयन का प्रभाव खास करके देखना है। तो दैनिक जीवन में उपचयन का क्या प्रभाव होता है? दैनिक जीवन में अगले लिखेंगे दैनिक, अब टॉपिक लिखेंगे क्या? दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव। उपचयन का प्रभाव, दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव। तो उपचयन का क्या प्रभाव है? सबसे पहला प्रभाव है संक्षारण। सबसे पहला क्या है? संक्षारण। आप लिख करके डायरेक्ट देखते लिखेंगे, जो है बैठे नहीं रहेंगे। अब नहीं तो बैठ करके सो करके देखने से कोई फायदा नहीं है। लिखना है जब किसी धातु को खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो वह जलवाष्प अम्ल नमी आदि, जलवाष्प में जल लिखना, जल अम्ल नमी आदि से अभिक्रिया कर लेते हैं तथा उनके ऊपरी सतह पर सल्फाइड या ऑक्साइड का परत बैठ जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे भी लिखना है, जैसे क्या लिखना होगा? जैसे में जैसे पहला कॉपर पर हरे रंग का परत चढ़ना। दूसरा लोहे पर भूरे रंग का परत चढ़ना आदि। देखिए संचारण हो गया कंप्लीट। आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप कहते हैं ना कि जंग लग गया, चींटी पकड़ ले, वो सब संचारण का वही संचारण का उदाहरण है और उपचयन के कारण होता है। अब एक और बचा हुआ है तो वो उपचयन का प्रभाव वाला लिखते हैं, इसके बाद यह चैप्टर कंप्लीट होता है। लिखना होगा, नहीं लिखेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। अगला क्या है? दूसरा नंबर देकर के विकृत गंधिता। विकृत गंधिता लिखेंगे जब वसा एक खाद्य पदार्थ
या तैलीय खाद्य पदार्थ को लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे जब तैलीय खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों तक रखा जाता है तो वह उसके स्वाद गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधीयता कहते हैं। इसे जो है अगर सुरक्षित रखना है तो हमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाने की आवश्यकता पड़ता है। प्रतिऑक्सीकारक मिला देते हैं जिससे जो है वह जल्दी संचारित नहीं होता है, इसलिए जो है जल्दी उसकी गंध स्वाद खराब नहीं होता और अधिक दिनों तक रखा जा सकता है। आप देखते हैं चिप्स की जो थैली होती है उसमें हवा भरा होता है, तो वो जो है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे ऑक्सीकृत न हो, जिससे खराब न हो। तो एंटी ऑक्सीकारक के रूप में जो है नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। विकृत गंधीयता को रोकने के लिए ही जो है आप चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ मिलता है आपको, ठीक है। तो ये आपका जो है कंप्लीट ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है अगले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और शेयर करें, और जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। मैं वादा करता हूं कि आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में पूरे कंप्लीट चैप्टर का जो है वीडियो लेक्चर उपलब्ध करा दूंगा और आप जो है कंप्लीट रूप से देखते रहेंगे। देखिए आज कुछ शोरगुल हुआ है वीडियो में, बगल में और लोग रहते हैं। अगले बार से कोशिश करेंगे कि ये सारी आवाज़ें आपको न सुनने को मिले। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।